हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 मई और आज की इस वीडियो में हम 7 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जहाज ये कौन बना है? तो इसका नाम है मेफ्लावर 400, जिसकी इमेज आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होता क्या है? तो इसे मैंने आप लोगों को आसान भाषा में समझाया था। हिंदी में इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहते किसे हैं? तो किसी मशीन में मानव जैसे ही, मतलब कि हम इंसानों जैसे ही सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना, यही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि अभी कल परसों ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या किया है कि ड्राइवरलेस कार को, मतलब कि बिना ड्राइवर के इस कार को अपने कंट्री में अलाउ कर दिया है। वैसे ही भारत में भी देखा जाए तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, इसे हरी झंडी दिखाई गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अभी तक महासागर को पार करने के लिए जो बड़े बड़े नाव जाते थे, इसे कौन चलाता था? नाविक चलाता था। लेकिन ये दुनिया का ऐसा पहला जहाज है जो कि बिना नाविक के चले, मतलब कि ये जहाज कोई नहीं चलाएगा, ये खुद से चलेगा, मतलब कि स्वचालित है। नाम है मेफ्लावर 400 और इसे IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमारे के द्वारा बनाया गया है। और ये 15 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है ये 900 टन है। और ख़ासियत क्या है कि इसे मेन पर्पज़ से बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये समुद्री प्रदूषण का अध्ययन कर सकेगा, ताकि समुद्र के किस एरिया में प्लास्टिक की अधिकता है ये पता कर सकेगा। साथ ही इसे टकराव से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो नाव है, मान लीजिए चल रही है और सामने से और कोई नाव आ गई, तो इसे इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि आती हुई नाव को देखकर, मतलब कि ये खुद से अपना रास्ता बदल लेगा और वो उससे टकराएगा नहीं। इतनी खासियत के साथ इस जहाज को डेवलप किया गया है और इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। कहने का मतलब है कि इस नाव के आसपास यदि कोई समुद्री जानवर आते हैं जैसे कि व्हेल, तो उनके आने पर ये भी पता कर सकेगा कि इस एरिया में कौन से समुद्री जानवर है। और इसके लिए इसमें एक सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन लगाया गया है जो कि व्हेल को भी सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। हाल ही में जो हैदराबाद है, हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर, ध्यान दीजिए यहाँ हम शेरों की बात कर रहे हैं, शेर और टाइगर दोनों में फ़र्क है। तो 8 एशियाई शेर यहाँ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और इनके पॉजिटिव पाए जाने का रीज़न क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ ये जो पार्क है नेहरू प्राणी उद्यान, इसके आसपास जो मानव आबादी रहती है, मानव बस्ती रहती है, माना यह जा रहा है कि उनके कारण ये संक्रमण फैला है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा पहली बार है जब भारत में जानवरों में यह वायरस देखने को मिला है। और एशियाई शेर उन 5 पैंथेराइन बिल्लियों में से एक हैं जो कि भारत के मूल निवासी हैं। एक तो यही है, 4 अन्य कौन कौन से हैं? स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय तेंदुए। यदि देखा जाए तो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, ये दुनिया में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र ज्ञात निवास स्थान है। और जो एशियाई शेरों का सर्वे किया जाता है कि कितनी संख्या किस एरिया में है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1936 से इनके जनगणना की शुरुआत की गई थी। 2015 में जो इसकी जनगणना की गई थी, इसमें इनकी संख्या कम बताई गई थी। 2015 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 523 थी। हालांकि हर 5 सालों में ये सर्वे किया जाता है। जब 2020 में लास्ट ईयर ये सर्वे किया गया जो कि चर्चे में रहा था, तब इनकी संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई। और इनकी संख्या अब भारत में कितनी है? तो ये डेटा आप याद रखेंगे, ये है 674 यानी कि 674। यहीं से आप टाइगरों के बारे में भी याद रख सकते हैं। देखिए, लायनों की जनगणना ये हर 5 सालों में होती है, जबकि टाइगर की संख्या ये होती है हर 4 साल में। तो अभी रिसेंटली 2018 का यानी कि 2018 का जो डेटा रिलीज़ किया गया था, जिसमें कि टाइगरों की संख्या कितनी हो गई है? 2927। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो ये है 526। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियाई लायन की।
तो IUCN की लिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि इसे इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त की लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रोड मैप 2030 ये समझौता भी हाल ही में किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच। और ये जो समिट रही ये वर्चुअली आयोजित की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इन दोनों के ही बीच। क्योंकि लगातार ऐसा 2 बार हुआ कि जो बोरिस जॉनसन है, बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। अब पता नहीं स्थिति कब संभलनी है, इसलिए दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर के बीच ये वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 इसे अपना लिया है, ताकि दोनों ही देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं ये और भी मजबूत बन सके। और इस समिट में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि कैसे दोनों देश वेरियस फील्ड में कंधे से कंधे मिलाकर के चल सकते हैं और दोनों देश एक दूसरे के विकास में कैसे सहभागी बन सकते हैं। जैसे कि कोरोना का काल चल रहा है, तो इस संक्रमण से मतलब कि इस संक्रमण ने भारत को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही साथ ब्रिटेन को भी काफ़ी प्रभावित किया है। तो ऐसे में यह जो रोड मैप है ये भारत ब्रिटेन स्वास्थ्य साझेदारी इसका भी विस्तार कर सकेगा, और इसी के लिए इन दोनों ही देशों के बीच ये समझौता हुआ है। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो ये है, इसकी कैपिटल लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया ये है बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मूल के 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रीति पटेल जो कि यहाँ की गृह मंत्री हैं, दूसरे हैं ऋषि सुनक जो कि यहाँ के वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव कह सकते हैं, और तीसरे हैं आलोक शर्मा। यूके में ही यदि आप ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, हालांकि मैप उतना जूम नहीं हो सकता है, तो ऊपर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ही क्या आयोजित होना है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन ये यहीं किया जाएगा। और स्कॉटलैंड के ही द्वारा विश्व की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस ये भी लॉन्च की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये है इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसके विजेता रहे हैं मारिया रेसा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यदि हम बात करें इस पुरस्कार की, तो अभी 3 मई को क्या मनाया गया है? प्रेस फ्रीडम डे, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3 मई को मनाया गया। इसी के मौके पर इनके नाम की घोषणा की गई है। और ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी, और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मी केनो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो मारिया रेसा इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, मतलब कि पत्रकारिता में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यूनेस्को के इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। यूनेस्को की यदि हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में, और अध्यक्ष हैं ऑद्रे अजौले। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए अवार्ड की। तो यहाँ मैंने 3 ऐसे नाम याद रखे हैं जो कि भारतीय हैं और पत्रकारिता से रिलेटेड हैं, जिन्हें किसी न किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे कि यदि हम बात करें रवीश कुमार की, तो इन्हें 2019 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्टता के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। स्वाति चतुर्वेदी, इन्हें 2018 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड से। जबकि 2019 में ये सम्मानित की गई हैं नेहा दीक्षित प्रेस फ्रीडम अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की अर्थव्यवस्था ये भी चौपट हो रही है। सबसे ज़्यादा स्थिति यदि खराब है तो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की। तो ऐसे में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अगले 2 महीने के लिए इन्हें आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। और इसके अंतर्गत दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक फ्री राशन मिलेगा। साथ ही जो ऑटो रिक्शा चालक है, इन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि भारत का पहला वॉर मेमोरियल, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस दिल्ली में चलाई गई थी, और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन
इन सभी की शुरुआत दिल्ली से ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में यूरेनियम का ये जो सबसे हल्का रूप बनाया गया है इसका नाम है यूरेनियम 214। इससे रिलेटेड यदि हम कुछ फैक्ट की बात करें तो देखिए, यूरेनियम जो कि एक चमकदार श्वेत रंग का धातु है जिसे कि यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर ये है 92 और परमाणु भार ये है 238। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही में ये जो सबसे हल्का यूरेनियम पाया गया है यूरेनियम 214, ये अन्य सामान्य यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में बहुत हल्का है और इसमें यूरेनियम 235 जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये इसी में शामिल है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। और बेसिकली ये उन लोगों को ध्यान में रख करके इसकी शुरुआत की गई है जिनके पास वाहन की सुविधा नहीं है और ये वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ सकते हैं टीकाकरण के लिए। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक चलता फिरता बूथ है जिसमें कि टारगेट ये रखा गया है कि प्रतिदिन 5000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। बेसिकली वृद्धों को ध्यान में रख करके इस सुविधा की शुरुआत की गई है, लेकिन सभी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के दादर में, लेकिन जल्द ही इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं? BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो मुंबई है इसे ही 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट ये स्थित है दिल्ली में। और मुंबई में ही भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है अरब सागर वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो हाल ही में कैलिफोर्निया की एक कंपनी है स्ट्रेटोलॉन्च, इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है जिसका नाम है रॉक। और इस जहाज में मतलब कि इस हवाई जहाज में अब तक का सबसे बड़ा पंख लगा हुआ है जिसकी लंबाई है लगभग 117 मीटर और इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है स्ट्रेटोलॉन्च के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO और अध्यक्ष हैं जीन फ्लॉयड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 100 सबसे मूल्यवान फर्मों के लिस्ट में शामिल हो गई है? तो इसका नाम है सेल, जिसे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में टोटल महारत्न कंपनीज ये कितनी है? टोटल है 10। इन्हीं 10 में से एक है सेल। तो जो सेल है ये सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है, मतलब कि इसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी के साथ ये दुनिया की टॉप 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। अच्छा, सेल की अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोमा मंडल। यदि देखा जाए तो पिछले ही हफ्तों मतलब कि पिछले 6 हफ्तों में यदि देखा जाए तो सेल के शेयरों में 85% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये इस लिस्ट में शामिल हुई है। और ये इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सेल के अंदर भी बहुत सारे प्लांट कार्य करते हैं जिनके नाम आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझाने के लिए इसका मैंने आप लोगों के सामने एक मैप रखा है। हालांकि इस मैप में मेरी बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, ये मैंने गूगल में देखा था तो आप लोगों को समझाने के लिए रख लिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं और पूछा जाता है कि इन स्टील प्लांटों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यदि आप पहले कर्नाटक वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ से 2 स्टील प्लांट आप लोगों ने याद रखने हैं, विजयनगर स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। फिर छत्तीसगढ़ में यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट। तमिलनाडु में देखेंगे तो ये है सेलम स्टील प्लांट। फिर है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ओडिशा से 2 याद रखने हैं, एक तो है गोपालपुर स्टील प्लांट और एक है राउरकेला स्टील प्लांट। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर स्टील प्लांट। यहाँ से आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो बराकर आयरन वर्क्स था और हीरापुर आयरन वर्क्स, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया था। किसमें मर्ज किया था? इसको यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कब मर्ज किया गया था? 1936 में। और क्या बच गया? तो भारत का जो पहला स्टील प्लांट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 1907 में जमशेदपुर में लगाया गया था, टाटा आयरन
एंड स्टील वर्क्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास जो इलाका है यह करीब 10 करोड़ साल पहले के सारापॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो ये भी हाल ही में मिले हैं मेघालय में। मेघालय में जो खासी हिल्स है उस एरिया में ये पाया गया है। यदि देखा जाए तो इसके जीवाश्म मिलने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, 5वां राज्य बना है। इसके पहले ये जो साक्ष्य है ये 4 अन्य राज्यों में भी मिल चुके हैं, जैसे कि गुजरात के महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क भी स्थापित किया गया है। वैसे ही मध्य प्रदेश का जो धार जिला है यहाँ डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अब मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां इसके साक्ष्य मिले हैं। यदि हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की लोकेशन यहाँ कहाँ स्थित है? ये है मेघालय। मेघालय से 3 इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, गारो, खासी, जयंतिया। और इसी खासी हिल्स में इन जीवाश्मों की खोज की गई है। इसी खासी हिल्स से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिमराम में। तो मासिमराम ये इसी खासी हिल्स के अंतर्गत आता है। साथ ही जो मेघालय है ये जल नीति यानी कि वाटर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। और आप यहाँ हिल्स याद रख सकते हैं, जैसे कि मिजोरम में है मिजो हिल्स, नागालैंड में है नागा हिल्स, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में डाफला, मिशमी, नीचे आएंगे तो पटकाई बुम, और मणिपुर वाले एरिया में है मिल्किर और बैरेल रेंज। कल जो मैंने आप लोगों से पूछा था इसका राइट आंसर था टीबी शंकर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, वेस्ट बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।